नमस्कार। वन स्टेप यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी सूचना लाई हूँ। आज मैं आप सभी को सरकार के बारे में बताऊँगी। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सबको हर इन्फॉर्मेशन का लगभग पता होता है, लेकिन हमें हर एक चीज़ को शुरुआत से शुरू करना चाहिए। अर्थात हमें सबसे नीचे से किसी चीज़ को समझना चाहिए, उसके बाद ही हम सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें राजनीति को समझने से पहले, लोकतांत्रिक राजनीति को समझने से पहले हमें सरकार के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार क्या है, इसके कितने अंग हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो है विधायिका, जिसको हम कहते हैं विधानपालिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। जो विधानपालिका है वो क्या करती है? विधानपालिका नीतियाँ बनाती है, नीतियाँ और कानून बनाती है। उसका काम क्या है? नीतियाँ और कानून बनाना। यानी कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है, हमारे देश के लोगों के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कौन सी नीति उनके लिए लाभकारी होगी और कौन सा कानून उनके लिए आने वाले समय में अच्छा सिद्ध होगा, ये देखती है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका यानी विधानपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करती है। अर्थात एक का काम तो हो गया कानून बनाना और एक का काम हो गया कानून लागू करना। ठीक है, अब है तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा जो लागू किए गए हैं, उनको ये देखती है कि जो ये कानून बनाए गए हैं क्या ये देश के हित में हैं, क्या इन कानूनों के जरिए यानी कि इन कानूनों के द्वारा क्या किसी के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, या आप मान लें किसी भी प्रकार की मनुष्य को परेशानी तो नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात क्या ये हमारे संविधान के विरुद्ध तो नहीं। न्यायपालिका यह देखती है। अब अगर हम सही शब्दों में कहें तो अगर हम कार्यपालिका के बारे में जानें तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका है जो वो शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होती है। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विधानमंडल है यानी कि विधायिका है जो, उसके कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। प्राचीन काल में कार्यपालिका है जो वो कानून का निर्माण करती थी और कानून को लागू करती थी और कानून की व्याख्या भी करती थी। मैं कार्यपालिका की बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। परंतु आजकल शक्तियों का जो बंटवारा हो गया है, उसके कारण कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका के कितने प्रकार की है। कार्यपालिका 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। शब्दों पर गौर कीजिएगा, वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। अगर हम पीछे जो समय था, प्राचीन काल था, अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं था, यानी कि सब समान था। जो राज्य का शासक है उसके पास ये सभी शक्तियाँ होती थी और उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता था। परंतु इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल है उसके उदय होने के पश्चात जो राजा है उसकी शक्तियाँ कम हो गई, यानी कि उसने शक्तियों का प्रयोग करना छोड़ दिया। राजा की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग मंत्री जो मंडल है वो करने लगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब इंग्लैंड है जब उसमें मंत्रिमंडल का उदय हुआ, उससे पहले वहाँ पर राजा ही वहाँ पर शासन करते थे। परंतु मंत्रिमंडल के आने के पश्चात जो राजा है उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना छोड़ दिया और उनकी शक्तियों का प्रयोग फिर मंत्रिमंडल करने लगा। जैसे इंग्लैंड में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका बन गई है और जो सम्राट है
यानी कि जो वहाँ का राजा है वो नाम मात्र का कार्यपालिका बनकर रह गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज जिन देशों में संसदीय सरकार को अपनाया गया है वहाँ पर आज के समय में वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है। संसदीय सरकारों में संविधान के जो अनुसार है कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्य के जो अध्यक्ष होता है उसके पास होती है, परंतु जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, स्वीडन, डेनमार्क जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने इंडिया हमारे देश से लेकर देखते हैं उदाहरण। हमारा देश है जो इसमें जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और जो हमारी मंत्रिमंडल है उसमें प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, जो हमारे मंत्रिमंडल हैं वो वास्तविक कार्यपालिका है। और दूसरा है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। शब्दों पर गौर कीजिएगा, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जो संसदीय कार्यपालिका में जो राज्य है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है, उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं, और जो वो सदस्य होते हैं वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल है जो वो तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त हो। अगर उसने अपना बहुमत खो दिया तो उसे मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। अब अगर हम, ये था संसदीय कार्यपालिका, और दूसरा है अध्यक्षात्मक। जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसमें राज्य का जो अध्यक्ष होता है वह वास्तविक मुखिया होता है। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, और न ही वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकते। आप इन बातों को जरूर समझिएगा कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है, यानी कि उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा उसको हटाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका। अमेरिका में जो एक राष्ट्रपति हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, और वह अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। और अमेरिका है, अमेरिका के अतिरिक्त श्रीलंका, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के बारे के कई देशों में है जो अध्यक्षात्मक सरकार को अपनाया गया है। अब हम तीसरा है एकल तथा बहुल कार्यपालिका। एकल यानी कि एक, बहुल का मतलब ज़्यादा। एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहाँ कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो एक व्यक्ति के हाथों में ही निहित होती हैं। जैसे अमेरिका का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है क्योंकि कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल भी है। पर जो ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के पास है उसको देने की सलाह। ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल है, और जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अर्थात जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो एकल कार्यपालिका है, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, राष्ट्रपति को दी गई हैं। अब हम देखते हैं बहुल कार्यपालिका, जहाँ जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ अनेक व्यक्तियों के पास होती है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, उसे हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। जो हम उदाहरण देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा हमें स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका में 7 सदस्य हैं, और सातों जो सदस्य हैं उनकी शक्तियाँ समान हैं, यानी कि समानता के आधार पर ही ये राज्य प्रबंध को चलाते हैं।
अब है लास्ट यानी कि चौथा पॉइंट, पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके जो शब्द हैं उनसे ही हमें इसके साफ साफ जो अर्थ है उसका पता चल रहा है कि पैतृक यानी कि जो जन्मजात हो, यानी कि जैसे एक राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र, उसका पौत्र, ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो इस कार्यभार को संभालेंगे। कार्यपालिका जो पैतृक कार्यपालिका है वो वहाँ होती है जहाँ जो राज्य है, राज्य का मुखिया राजा होता है। जैसे कि हम देखते हैं इंग्लैंड, जापान, नेपाल, हॉलैंड, डेनमार्क। और दूसरी तरफ है चुनी हुई कार्यपालिका, जैसे कि हमारा इंडिया है, उसमें हम क्या करते हैं, चुनते हैं। इसमें चुनी हुई कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में जो राज्य है, राज्य का अध्यक्ष पैतृक आधार पर नहीं बनाया जाता और उसे चुना जाता है। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो एक हम एग्जाम्पल लें, एक तो अमेरिका का जहाँ पर राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि दूसरा हम उदाहरण देखें तो पेरू एंड चिली जो ये देश हैं, इसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। और उससे पहला है हमने क्या देखा, इंग्लैंड और जापान में जहाँ पे पैतृक है, और अमेरिका, पेरू एंड चिली जहाँ पर पैतृक नहीं है, जहाँ पर क्या है, चुनी हुई कार्यपालिका है। तो ये थे कार्यपालिका के प्रकार। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई मुझसे गलती हुई हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।